वेलकम स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम देख रहे हैं नया टॉपिक थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इससे पहले हम आपको बताया था कि जो डेल्टा एच और डेल्टा यू है उसका जो डिफरेंस है उसके लिए इक्वेशन आई थी, आपको पता है। तो वो लास्ट में देखा था डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे, इतना आप ध्यान रखना। तो आज हम देख रहे हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो देखो, आप कोई भी ऐसी इक्वेशन देख रहे हैं जहाँ पर आपको उस केमिकल इक्वेशन में किस चीज़ का पता लग रहा है, कितना एनर्जी चेंज आ रहा है, और उसके अलावा उसमें आपको क्या दिया होगा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फेज़ का भी पता लगेगा। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन विच गिव्स ऑल द इंफॉर्मेशन लाइक एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड विद द केमिकल रिएक्शंस एंड फेजेज ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे आपको इक्वेशन मान लो ए, सपोज ये किस में है, सॉलिड में है, प्लस बी, ठीक है, ये भी सॉलिड में है, यहाँ से आपने बना दिया ए भी बना दिया सपोज, ठीक है, तो प्लस एनर्जी। तो आपको हर चीज़ का पता चल गया। और ये ए भी जो है ये भी सॉलिड स्टेट में सपोज, ठीक है, या किसी दूसरे स्टेट में है, आप कुछ भी ले सकते हैं, वो रिएक्शन को देख के पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको दिखा, रिएक्शन दिखी या केमिकल इक्वेशन दिखी, उसमें एनर्जी कितना चेंज आ रहा है वो आपको पता चला, और उसके अलावा जो फेजेज़ हैं अलग अलग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, वो भी आपको पता चला। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मो मीन्स से आपको पता होता है, थर्मो मीन्स किससे इसका मीनिंग क्या होता है, एनर्जी। ठीक है, तो या टेम्परेचर बोल सकते हो या एनर्जी बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो देखो, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, ये दो कैटेगरी में आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। तो ये आप जानते हैं पहले से, ये क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, आर दोज केमिकल रिएक्शन विच एब्जॉर्ब एनर्जी। अब देखो कैसे कोई रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब करती है ये आपको पता होना। जैसे सपोज कोई रिएक्टेंट ए है, ठीक है, सपोज ये आपने सॉलिड स्टेट में ले लिया, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कोई दूसरा रिएक्टेंट या कोई दूसरा सब्सटेंस यहाँ से बना, जिसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ से बी आपका बन गया। तो इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट ए है, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, और उससे क्या होगा, इसमें बी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ए ने कुछ ना कुछ एनर्जी को एब्जॉर्प्शन किया हुआ है, तो इसका मतलब जो ए की एंथैल्पी होती होगी, हमने एंथैल्पी बताया था, इंटरनल एनर्जी और पीवी का जो सम था वही तो क्या था, एंथैल्पी। तो आप देखोगे यहाँ पर प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है वो बढ़ जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर एंथैल्पी चेंज निकालें, तो एंथैल्पी चेंज मीन्स एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एच पी माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एच आर। तो ये ओवरऑल जो सम आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा एच। तो ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या निगेटिव। तो क्लियर है, पॉजिटिव होगी, क्योंकि बी की जो एंथैल्पी है वो बढ़ गई एनर्जी एब्जॉर्ब करने पे। ठीक है, तो ये याद रखना, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है वहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज होता है या डेल्टा एच होता है, वो एंडोथर्मिक के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो तभी उसने बोला है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट ने कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ गई होगी, तो डिफरेंस निकालोगे तो जो डेल्टा एच आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। उसके बाद देख रहे हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक आपको पता है, ऐसी रिएक्शंस जो कि एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। सपोज आपके पास ए है, आपने इसको ले लिया गैस स्टेट में, ठीक है, तो ये किसी मेथड से कोई रिएक्शन हुई इसमें, तो ये कन्वर्ट हो गया बी में। ठीक है, और ये आ गया आपका लिक्विड स्टेट। ठीक है, आपको पता है सॉलिड से, सॉरी, गैस से लिक्विड आ गया, तो एनर्जी इसने रिलीज कर दी होगी, तभी तो किस में आया होगा, लिक्विड स्टेट में आया होगा। तो यहाँ पर बी की जो एनर्जी है, ठीक है, जो बी की एनर्जी वो लेस होगी। तो अगर आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट डेल्टा एच की वैल्यू देखें, तो क्या होगा, डेल्टा एच ये बी लेस होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी या एंथैल्पी कम हो गई है। तो ये डेल्टा एच, एच टू माइनस एच वन, या एच पी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच आर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी उनके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी या जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इतना याद रखना। तो उसके बाद हम देख रहे हैं
हमने देखा था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो आप वहाँ पर अगर आपने एंथैल्पी चेंज निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। यानी लास्ट वीडियो में बताया था डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो हमने बोला था ये रिएक्शन वहीं पर एप्लीकेबल है जहाँ पर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हैं वो गैसियस स्टेट में। समझ में आ रहा है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर गैसियस स्टेट में है तो वहाँ पर जो डेल्टा एच और डेल्टा यू का जो डिफरेंस आता था, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, यहाँ से क्या आएगा, डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो ये एन जी क्या था यहाँ पर, एन डेल्टा एन जी आर टी में से डेल्टा एन क्या था, यानी कि चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, या गैसियस मोल्स में कितना चेंज आ रहा है। तो जब तक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से जो उनकी फेज होगी वो गैसियस स्टेट में नहीं होगी तब तक इनका इसका कोई वैल्यू नहीं होगा ना, या इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा डेल्टा एन जी आर टी का, क्योंकि वहाँ पर एन जी मतलब गैसियस स्टेट में होने चाहिए मोल्स। ठीक है, तो यहाँ से आप डेल्टा एस निकाल सकते हो। बस ये याद रखना कि आप चेंज इन द गैसियस मोल्स देखोगे। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड में है तो आप उसको कंसिडर नहीं करोगे। तो हमने बताया भी था कि डेल्टा एच और डेल्टा यू का जो डिफरेंस होता है वो सॉलिड और लिक्विड के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है, लेकिन गैस के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। ये लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब देखा बहुत सारी रिएक्शन देखते हैं आप, केमिकल रिएक्शन, अब उसमें अलग अलग टाइप की रिएक्शंस हैं तो उनके लिए एंथैल्पी भी क्या होगी, अलग अलग टाइप की होगी। तो उसी बेसिस पर हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ऑल रिएक्शन, और समटाइम्स को क्या भी बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, कितनी हीट रिलीज हो रही है या कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो देखते हैं कुछ यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बेसिस पे। तो देखो पहले हमारे यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब एंथैल्पी देखो, अगर आप किसी सब्सटेंस को बनाना चाह रहे हैं, मान लिया सपोज आप बनाना चाह रहे हैं H2O को बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप H2O को बनाना चाह रहे हैं तो H2O को बनाने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है H2 और O2 की रिएक्शन करेंगे तब जाके क्या बनेगा आपका, यहाँ से H2O बनेगा। ठीक है, अब H2O बन गया, लेकिन इसका कितना मोल बनना चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए। इस तरीके से आप रिएक्टेंट लोगे, हाफ H2 प्लस H2 प्लस हाफ O2 कर लोगे तभी तो H2O 1 मोल बनेगा ना। तो यहाँ पर आपने किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन किया हुआ है H2O का। ठीक है, तो किससे फॉर्मेशन किया हुआ है, उस कंपाउंड में जो कांस्टेंट एलिमेंट थे, तो कौन कौन से कांस्टेंट एलिमेंट थे, एक हाइड्रोजन था और दूसरा क्या था, ऑक्सीजन था। ठीक है, तो इसमें 1 मोल आपका कोई कंपाउंड बन रहा है, किससे बन रहा है, वो कांस्टेंट एलिमेंट से बन रहा है। ठीक है, उसके कांस्टेंट एलिमेंट से। तो इसमें जो एनर्जी का चेंज आ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे इट इज़ द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जिस चीज़ से ये कंपाउंड बना होता है, जो एलिमेंट इसमें होते हैं उसके कॉन्स्टेंट एलिमेंट से ये जब बनेगा, उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगा अंडर देयर स्टैंडर्ड एलिमेंटल फॉर्म्स। जो आपके पास कॉन्स्टेंट एलिमेंट होने चाहिए वो किस में होने चाहिए, स्टैंडर्ड एलिमेंट फॉर्म में होने चाहिए। जैसे मैंने H2 और O2 बोला, तो स्टैंडर्ड एलिमेंटल फॉर्म इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये क्या है, 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन पे प्रेजेंट है। ठीक है, जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन पे प्रेजेंट होंगे तब आप बनाओगे किसी कंपाउंड को इन एलिमेंट्स से। ठीक है, और क्या होता है कि जब आप इनका एंथैल्पी निकालते हैं H2 और O2 का, यानी कि जब ये एलिमेंटल फॉर्म में है या कांस्टेंट एलिमेंट जो हैं ये इनकी स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो स्टैंडर्ड स्टेट में इनकी जो अपनी एंथैल्पी होती है वो क्या ले लेते हैं, हम 0 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 मानते हो आप, तो इसकी 0 हो जाएगी क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में है। ये नॉट जो लिखा है डेल्टा HF नॉट, नॉट का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट है इसकी। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट, तो ये भी क्या है, इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है तो ये 0 हो जाएगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन, ये क्या है, 0, क्योंकि ब्रोमीन क्या है, इसमें एलिमेंटल फॉर्म में है, या आप बोल सकते हैं स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो याद रखना जिन एलिमेंट से आप बना रहे हो इनको वो किस में होंगे, वो स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे। ठीक है, जैसे अगर आप, मैंने बोला आपसे, आपने H2 प्लस O2 से क्या बनाया, H2O बनाया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ये जो H2 और O2 है वो किस में होंगे,
एलिमेंटल फॉर्म में होंगे, ठीक है, या स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे। तो अब इस रिएक्शन के लिए आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 निकालना है आपने, ठीक है। या आप इस रिएक्शन के लिए पहले आप क्या निकालेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, डेल्टा H R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा यहाँ का, इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। क्यों, क्योंकि इनका तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, एलिमेंटल फॉर्म में है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो आप, या स्टैंडर्ड स्टेट में निकालना चाह रहे तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, ये आपको रिएक्शन से पता चलेगा कितनी एनर्जी रिलीज हुई, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए जीरो होता है। तो जितना H2 के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है, जो आपने केमिकल रिएक्शन करोगे वहाँ पर आप किसी मेथड से लैब में उस एनर्जी को ऑब्जर्व करोगे, कैलकुलेट करोगे कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो वही उसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी होगा, ठीक है। तो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता चला, किसी भी कंपाउंड को जब हम उसका 1 मोल बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, उसके कांस्टेंट एलिमेंट जो कि किस पर प्रेजेंट है, स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है। स्टैंडर्ड स्टेट मीन्स वो 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन पर प्रेजेंट है, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उस कंपाउंड को बनाने में या एब्जॉर्ब होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट है इसी तरह एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये बहुत सिंपल है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, एक हिसाब से जब किसी सब्सटेंस का आप 1 मोल को कंबसन कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जैसे आप यहाँ पर मीथेन है, मीथेन का 1 मोल आपने लिया हुआ है, दिख रहा है आपको, इसका आपने कंबशन किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है कंबशन। तो यहाँ पर से जो भी प्रोडक्ट बने, तो आपने उसके बाद देखा एनर्जी जो है रिलीज हुई है -890 किलो जूल पर मोल। तो माइनस आ रहा है तो उसका मतलब एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एनर्जी रिलीज हुई होगी। आप जानते हैं जब भी किसी चीज़ को आप बर्न करते हैं तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, तो जो सब्सटेंस बना होगा प्रोडक्ट की एनर्जी अपने आप कम हो जाएगी, तो जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। तो लेकिन हमेशा ये याद रखें 1 मोल को आप बर्न करोगे, ठीक है, ये याद रखें। अब उसके बाद एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, देखो सिंपल, जब आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन कब बनाएंगे, किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, उसका 1 मोल, इट इज़ द हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ अ सॉल्वेंट। किसी सब्सटेंस का या किसी भी कंपाउंड का अगर आप 1 मोल को किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं, वाटर हो सकता है, कोई इधर सॉल्वेंट भी हो सकता है, तो उसका 1 मोल जैसे कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, तो उस डिसॉल्यूशन की प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुई या जो एब्जॉर्ब हुई, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे MgSO4 को आप H2O में डिजॉल्व कर रहे हैं, सॉल्वेंट को आप यहाँ पर लिमिटेशन के सॉल्वेंट के लिए नहीं है, ठीक है, लिमिटेशन किसके लिए, सॉल्यूट के लिए है, जो कि 1 मोल ही लेना है, क्योंकि 1 मोल जैसे ही डिजॉल्व हो जाएगा तो जानेंगे कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। तो इसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, मैग्नीशियम सल्फेट जो है H2 में पूरा डिजॉल्व हो गया, तब इसमें -91.211 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, ये याद रखें। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, जब किसी सब्सटेंस का 1 मोल जो कि एनहाइड्रस स्टेट में प्रेजेंट है, यानी कि सब्सटेंस लोगे आप, उसका कितना लोगे, 1 मोल लोगे, जो कि किस फॉर्म में होगा, एनहाइड्रस फॉर्म में। एनहाइड्रस फॉर्म में मतलब उसके साथ कोई वाटर नहीं होगा, ठीक है, वाटर के साथ वो एसोसिएट नहीं होगा, या पार्शियली हाइड्रेटेड। पार्शियली हाइड्रेटेड मतलब पूरा उसके साथ उसका पूरा H2 उसने कवर नहीं किया है, जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को पूरा H2O ने कवर नहीं किया है। तो उस केस में जब इसको कम्प्लीटली आप वाटर के साथ क्या करा देते हैं, रिएक्ट करा देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, जो सॉल्यूट है उसका कम्प्लीटली हाइड्रेशन हो जाता है। हाइड्रेशन का मतलब जो सॉल्यूट है, यहाँ पर आपको बताता हूँ हाइड्रेशन का मतलब क्या है। मान लिया सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट के चारों ओर H2 आ जाएंगे, ठीक है, चारों ओर से H2 इसको हाइड्रेट कर लेगा, ठीक है, हाइड्रेशन आप मानते हैं, एडिशन ऑफ H2। तो उस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। लेकिन जो आपने ये सब्सटेंस लिया होगा, ये 1 मोल लिया होगा, ठीक है, तो इट इज़ द एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस और पार्शियली हाइड्रेटेड सॉल्ट अंडरगो हाइड्रेशन बाय द एडिशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आपने वाटर क्रिस्टल बनाना है, एक हिसाब से इसका क्रिस्टल बनेगा। तो जैसे ही आप कॉपर सल्फेट को, हाँ ये आपके पास कॉपर सल्फेट ये होगा क्रिस्टल फॉर्म में, ये नहीं है, ये तो पूरा किस में आ जाएगा, सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा। तो अब इसमें H2 के साथ एडिशन किया, तो जो H2 ने पूरा इस सॉल्यूट को क्या कर लिया, हाइड्रेट कर दिया। तो उस केस में एनर्जी रिलीज हो रही है
-78.9 किलो जूल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है, आपको जानते हैं, जब एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं तो उस केस में न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो उस केस में जो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, जैसे इट इज़ द हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड अंडरगोज न्यूट्रलाइजेशन विद वन इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस। वन इक्विवेलेंट या 1 मोल भी बोल सकते हो, किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, 1 मोल या 1 इक्विवेलेंट बेस के साथ कम्प्लीटली। तो उस केस में क्या बन जाएगा, यहाँ से H2 बन जाएगा। तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो वो एनर्जी रिलीज होती है -57.3 किलो जूल पर मोल। तो ये एक चीज़ यहाँ पर ये याद रखना, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आप क्या कर रहे हो, रिएक्ट करा रहे हो, तो उसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, -57.3 किलो जूल आता है। क्यों? क्योंकि जो H पॉजिटिव और OH निगेटिव है, फाइनली यही तो न्यूट्रलाइज होता है ना, H पॉजिटिव और OH निगेटिव। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो कम्प्लीटली H पॉजिटिव में, जितना भी उसमें H पॉजिटिव है उसको डिसोशिएट कर देगा, और OH निगेटिव है वो कम्प्लीटली उसको डिसोशिएट करेगा। तो फाइनली 1 मोल H पॉजिटिव और 1 मोल OH निगेटिव क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, जो कि 1 मोल H पॉजिटिव दे सकता है या 1 मोल OH निगेटिव दे सकता है, तो उसका जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है -57.3 किलो जूल रहेगा ही रहेगा, ये याद रखना। लेकिन वीक एसिड है तो वीक एसिड के बाद क्या हो जाएगा, इसका जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है तो ये फिर यहाँ से क्या होते रहेगा, माइनस में क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, ये याद रखना, वीक एसिड और वीक बेस के, क्योंकि वो वहाँ से 1 मोल अगर आप एसिड ले रहे हो तो 1 मोल H पॉजिटिव रिलीज होता नहीं है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो इससे बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको एंथैल्पी दी होगी, रिएक्टेंट की दी होगी या प्रोडक्ट की दी होगी, या आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया होगा या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया होगा, तो आपको किसी या तो रिएक्टेंट की निकालनी होगी या आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी होगी। तो ये सारे क्वेश्चन भी आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हम पढ़ेंगे हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। फिलहाल की आज हम यहीं पर रोक रहे हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।